हेलो दोस्तों, स्वागत है टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके की इस सीरीज़ में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियाँ यानी रिवर्स ऑफ इंडिया। जो भारत में नदियाँ हैं उनके बारे में हम जानेंगे डिटेल से। तो ये जो लेक्चर है ये 2 पार्ट्स में होगा। तो ये जो भारत की प्रमुख नदियों का ये पार्ट 1 है। तो इसमें हम जानेंगे सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बारे में। और जो हमारा दूसरा लेक्चर आएगा यानी पार्ट 2 आएगा जो इसका, उसमें हम जानेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों यानी जो साउथ की नदियाँ हैं और जो मध्य भारत की नदियाँ हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा सिंधु नदी तंत्र। यानी सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी और उससे रिलेटेड जो उसकी सहायक नदियां हैं उनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी सिंधु नदी। सिंधु नदी जिसका उद्गम हुआ है तिब्बत के निकट कैलाश पर्वत मानसरोवर से, यानी तिब्बत से इसका उदय होता है सिंधु नदी का। और ये बहते हुए इसका ज़्यादातर जो भाग है वो पाकिस्तान में आता है, क्योंकि ये तिब्बत से निकल के पाकिस्तान की ओर चली जाती है और अरब सागर में गिर जाती है। तो इसकी जो कुल लंबाई है वो 3180 किलोमीटर है, इसकी कुल लंबाई सिंधु नदी की। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हैं झेलम, ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और श्योक। ये इसकी सहायक नदियां हैं, और भी सहायक नदियां हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य हैं वो यही नदियां हैं। और इसमें जो सबसे गहरा नदी गार्ज है सिंधु नदी का वो है बुझी गार्ज। बुझी गार्ज सिंधु नदी का सबसे गहरा यानी नदी गार्ज जो है वो बुझी गार्ज है। चलिए बढ़ते हैं आगे और फिर देखते हैं सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में डिटेल से जानकारी। तो सबसे पहले आती है हमारी झेलम नदी। झेलम नदी जिसको वितस्ता भी कहते हैं, इसका जो प्राचीन नाम है वो वितस्ता है। आपने सुना भी होगा जो हाइडे स्पीच की लड़ाई सिकंदर और पुरु के बीच में हुई थी वो इसी नदी किनारे हुई थी, वितस्ता नदी किनारे। तो वो यही झेलम नदी है। इसका उद्गम होता है कश्मीर घाटी के बेरीनाग से। कश्मीर घाटी के बेरीनाग से इसका उद्गम होता है और ये आगे जाकर पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है। और इसी से जो जम्मू कश्मीर में झील है वूलर झील, ये जम्मू कश्मीर की भी प्रमुख नदी है। तो जम्मू कश्मीर की जो मीठे पानी की झील है वूलर झील, उसका निर्माण इसी नदी के जल से हुआ है। और इसकी जो कुल लंबाई है वो 170 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर से होते हुए ये चेनाब नदी में मिल जाती है। बढ़ते हैं अगली नदी की ओर जो कि है व्यास नदी। व्यास नदी दोस्तों इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रे से हिमाचल प्रदेश के इसका उद्गम होता है। और ये पूरी तरह भारत में है, यानी ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर और सतलज नदी में मिल जाती है। तो ये जो है ये पूरी भारत में, यानी ये ऐसी नदी है जो पूरी तरह भारत में ही प्रवाहित होती है, पाकिस्तान में नहीं जाती है। और ब्यास प्लस सतलज यानी जहाँ ब्यास सतलज से मिलती है, हरिके बैराज उस स्थान का नाम है, हरिके बैराज में मिलती है। यहीं से हमारे भारत की सबसे बड़ी नहर यानी इंदिरा नहर यहीं से निकली हुई है, यानी हरिके बैराज पर, जहाँ पर ब्यास और सतलज का, ब्यास जहाँ पर सतलज से आकर मिलती है, तो यहीं से इंदिरा नहर निकाली गई है, जो सिंचाई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान जैसे क्षेत्रों में, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में, रेगिस्तान में इसका काफ़ी ज़्यादा इसी से सिंचाई की जाती है। तो वो नहर इसी से निकली यानी हरिके बैराज से। बढ़ते हैं अगली नदी की ओर जो कि है चिनाब नदी, जिसको प्राचीन नाम चंद्रभागा भी है। और इसका उद्गम यानी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र से, कुल्लू मनाली साइड से, यानी लाहौल स्पीति से हुआ है चिनाब नदी का जो उद्गम है। और एक सलाल बांध काफ़ी इम्पोर्टेंट दोस्तों डैम है, तो ये चिनाब नदी पर ही बना हुआ है। और एक हाईएस्ट ब्रिज यानी विश्व का सबसे ऊंचा, यानी विश्व का सबसे ऊंचा जो ब्रिज है वो इसी नदी पर बनाया जा रहा है, निर्माणाधीन है। इसी नदी पर उसका निर्माण किया जा रहा है जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में। और ये जो नदी है ये आगे जाती हुई सीधे सिंधु नदी में मिल जाती है पाकिस्तान में। और उसके बाद आती है हमारी रावी नदी, जिसको परुसरणी या इरावती इसका प्राचीन नाम है, ये भी कहते हैं। इसका भी उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से हुआ है, यानी रावी नदी का उद्गम भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से हुआ है। और ये भी आगे जाती हुई चेनाब नदी से मिल जाती है। दोस्तों हमारी झेलम नदी भी चेनाब में मिल गई, और ये जो है रावी नदी है ये भी जाके चेनाब में मिल जाती है। और जो हमारी ब्यास नदी है वो सतलज में मिलती है भारत में, और बाकी ये जो है ये पाकिस्तान में चेनाब नदी से मिल जाती है। और रणजीत सागर बांध इसी में स्थित है। चमेरा और थीम परियोजना भी इसी नदी पर चलाई जा रही हैं, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। उसके बाद आती है हमारी अगली नदी जो है सतलज नदी, जिसका प्राचीन नाम सतुद्री भी कहते हैं। और इसका जो नाम है सतलज, और इसका जो उद्गम हुआ है वो तिब्बत के राक्षस ताल से हुआ है। दोस्तों अभी तक जो हम नदियाँ पढ़ रहे थे, झेलम, ब्यास और
चेनाब, इनका जो उद्गम हुआ है ये भारत में हुआ है, जबकि सतलज नदी का उद्गम तिब्बत वाले क्षेत्र से होता है, यानी राक्षस ताल से इसका उद्गम हुआ है और ये भारत से होती हुई काफ़ी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। उसके बाद ये जाकर चेनाब नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं जितनी भी नदियां हैं ब्यास को छोड़कर अभी तक जिनके बारे में हमने पढ़ा वो सभी जाकर पाकिस्तान में चेनाब से मिल गई हैं और चेनाब सिंधु नदी से। तो ये सभी सिंधु की सहायक नदियाँ ही हुई। और जो सबसे बड़ा यानी सबसे ऊँचा सबसे गुरुत्वीय ऊंचा जो भाखड़ा नंगल डैम है, काफ़ी बड़ा डैम है, वो इसी नदी पर बनाया गया यानी सतलज नदी पर बना हुआ है। और यहीं से गोविंद सागर झील जो बनी हुई है, काफ़ी बड़ा जलाशय इसी भाखड़ा नंगल डैम के पीछे, वो इसी नदी में स्थित है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, फिर आती है हमारी श्योक नदी। श्योक नदी है लद्दाख क्षेत्र में, इसको मृत्यु की नदी भी कहते हैं क्योंकि काफ़ी घाटियों से पहाड़ियों से घिरी हुई है। तो अगर कोई इसलिए काफ़ी ये मृत्यु की नदी इसको नाम दिया गया। और ये नदी काफ़ी समय चर्चा में भी है दोस्तों, क्योंकि जो भारत चीन के बीच जो विवाद है, जो गतिरोध हमको देखने को मिल रहा है, वो इसी नदी किनारे कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। श्योक नदी के किनारे जो गलवान घाटी है वो इसी नदी के पास में है और यहीं पर है पेंगोंग झील, जिसके बारे में हम झील वाले लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं पेंगोंग झील के बारे में, और क्या है भारत चाइना विवाद वो भी हम पढ़ चुके हैं, तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो यही श्योक नदी है, काफ़ी चर्चा में है, इसलिए हमने इसको भी शामिल कर लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर ये देखिए दोस्तों सिंधु नदी तंत्र है, ये तिब्बत के पास से सिंधु नदी निकलती है और इधर जम्मू कश्मीर साइड होते हुए ये जाके पाकिस्तान में अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद हमने जो पढ़ा था झेलम नदी, वो भी जाके देखिए इस तरह चेनाब में मिल रही है। फिर हमने पढ़ा ब्यास नदी, तो ये देखिए दोस्तों ये ब्यास नदी निकल कर यहीं पर सतलज से मिल जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा दोस्तों चेनाब नदी के बारे में, जो कि इधर से जाती हुई और ये सिंधु नदी से मिल जाती है। फिर हमने पढ़ा रावी के बारे में, तो रावी नदी यहाँ पर जाकर चेनाब से मिल जाती है। फिर सतलज नदी, ये देखिए दोस्तों ये सभी भारत से निकली हैं और ये देखिए तिब्बत से निकली हुई है, सिंधु नदी के साइड से ही ये निकली हुई जाती इधर और मिल जाती है चेनाब नदी में। तो और यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है हरिके बैराज से, तो ये भी आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर आता है हमारा सिंधु जल संधि समझौता जो 1960 में हुआ है। दोस्तों क्या है सिंधु जल समझौता? क्योंकि जो ये सब नदियाँ जो आप देख रहे हैं, तो जो सिंधु है सतलज है वो निकली हुई है हमारी तिब्बत से, और बाकी जो नदियाँ हैं वो सभी निकली हुई हैं भारत से और जाती हैं सभी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कोई किसी भी नदी का उद्गम नहीं हुआ इन नदियों में से। तो जब विभाजन हो गया यानी भारत पाक विभाजन हो गया, तो उसके बाद पाकिस्तान को तो जल मिलेगा ही नहीं अगर भारत पूरा जल रोक ले। इसीलिए ये समझौता किया गया था ताकि पाकिस्तान को भी जल की आपूर्ति की जा सके। इसलिए जो 3 पूर्वी नदियाँ यानी ब्यास, रावी और सतलज, इनका नियंत्रण भारत के पास है। तो ये जो 6 नदियाँ हुई, तो इनमें ऐसा समझौता हुआ 1960 में कि हम आधी आधी नदियों में समझौता कर लेंगे, जिससे हमको भी जल की आपूर्ति होती रहेगी और आपको भी। तो इसलिए ब्यास, रावी और सतलज आपको याद रखना, ये 3 पूर्वी नदियों का नियंत्रण भारत के पास है और 3 पश्चिमी नदियाँ जो सिंधु, चेनाब और झेलम है, इनमें पाकिस्तान का नियंत्रण है। तो यही है हमारा सिंधु जल संधि समझौता यानी सिंधु जल समझौता। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, यानी जो अगला तंत्र है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो इसमें हम पहले पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी और फिर उससे जुड़ी नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी आती है, उसमें इसका उद्गम होता है मानसरोवर झील के निकट इसका उद्गम होता है। और वो जो हमारी सिंधु नदी थी वो उधर से जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान चली गई थी, लेकिन जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है और फिर असम से होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं लोहित, बूढ़ी दिहांग, धनसिरी, मानस, तीस्ता, कपिली और हैं, लेकिन ये मुख्य नदियाँ हैं जो हमने आपको बताई, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर आता है तिब्बत में नाम। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रह्मपुत्र नदी के अलग अलग नाम अलग अलग जगहों में, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, हम आपको बता रहे हैं, अच्छी तरह समझाएंगे भी। जो तिब्बत में नाम है ब्रह्मपुत्र नदी का वो नाम है सांगपो। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का जो तिब्बत में नाम है वो है सांगपो। फिर ये तिब्बत से होती हुई भारत में प्रवेश करती है, तो जब अरुणाचल प्रदेश से जिस समय प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है दिहांग। दोस्तों बूढ़ी जो दिहांग है वो अलग नदी है और इसका जो नाम हो जाता है वो हो जाता है दिहांग प्रवेश के समय, यानी जब ये भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद लोहित नदी आकर इससे मिलती है असम में, तब इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र, यानी जो इसका ओरिजिनल नाम है कह सकते हैं। तो ब्रह्मपुत्र वो जब लोहित नदी इसमें आके मिल जाती है असम में, तब इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। फिर ये उसी
आगे बढ़ती हुई आती है, फिर इसमें तीस्ता नदी मिलती है। जब इसमें तीस्ता नदी आके मिलती है तब इसका नाम हो जाता है जमुना। दोस्तों याद रखना, यमुना नहीं, जमुना। यमुना हमारी एक अलग रिवर है, उसका एक अलग अपवाद तंत्र है, और इसका जो नाम हो जाता है वो हो जाता है जमुना। और दोस्तों हम थोड़ा सा जान लेते हैं लोहित नदी के बारे में। तो लोहित नदी हमारी जो है, इसको खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। इसी पर बना हुआ है सबसे लंबा पुल, यानी ढोला सादिया पुल, जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। ये लिखी हुई, ये असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये ब्रिज बना हुआ है, वो इसी लोहित नदी पर बना हुआ है। चलिए हम देखते हैं पीछे अपना। जब इसमें गंगा नदी मिलती है, ब्रह्मपुत्र हमारी पहुंच गई बांग्लादेश में, फिर इसमें गंगा नदी मिलती है, तब गंगा नदी का वहाँ पर नाम होता है पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी का नाम होता है जमुना। तब ये दोनों मिलकर बनाती हैं मेघना, यानी इनका जो संयुक्त रूप होता है वो मेघना के रूप में जाके ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। और ये सबसे बड़ा जो यानी डेल्टा है, वो सुंदरवन का डेल्टा, वो इन्हीं दो नदियों के द्वारा बनाया जाता है। तो ये दोस्तों नाम जो आपको याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है अलग अलग जगहों पर, तो ये पूछ लिए जाते हैं। चलिए देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाद तंत्र। जो ये ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों निकलती हुई मानसरोवर से यहाँ पर जाती है अरुणाचल प्रदेश से, ये देखिए प्रवेश करती है यहाँ पर। फिर इसमें कई सारी नदियाँ मिलती हैं, मानस नदी, फिर कपिली, तीस्ता, और फिर देखिए यहाँ पर इसका नाम हो गया जमुना, जब ये बांग्लादेश में प्रवेश कर गई और तीस्ता नदी इसमें मिल गई। फिर आगे बढ़ती हुई ये आती है और पद्मा से जब मिल जाती है तब इसका संयुक्त रूप हो जाता है मेघना, फिर आकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। लोहित नदी के बारे में हमने जान लिया। फिर देखिए ये दोस्तों ढोला सादिया पुल, बहुत लंबा पुल बना है, यानी 9.15 किलोमीटर लंबा पुल है, और ये इसी लोहित नदी पर बना हुआ है, जिससे असम और अरुणाचल प्रदेश आपस में जुड़ चुके हैं। और काफ़ी ज़्यादा जो यानी सेना के लिए भी काफ़ी सुविधाएं हो गई और आम जनता के लिए भी काफ़ी सुविधाएं इस ब्रिज के बनने से हो गई। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर आता है सबसे बड़ा नदी द्वीप, माजुली नदी द्वीप। दोस्तों सबसे बड़ा नदी द्वीप वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, यानी माजुली द्वीप, जो कि असम में है। और सुंदरवन डेल्टा का निर्माण भी ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों नदियों द्वारा किया जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है सबसे लंबा रेल सड़क पुल। दोस्तों याद रखना है, हमने जो पीछे पढ़ा वो केवल सड़क पुल है, यानी कि ढोला सादिया पुल। और ये जो है ये रेल और सड़क, यानी इसमें रेल पुल भी है और सड़क पुल भी है, दोनों पुल हैं। ये है बोगीबील पुल, ये असम में बना हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी पर। इसकी लंबाई है 4.94 किलोमीटर, यानी लगभग 5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी पुल है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। ये है बोगीबील पुल। ये देखिए दोस्तों, ये है जो वो यानी रेलवे का, यानी ट्रेन, इससे फिर ऊपर बना हुआ है यानी सड़क, तो सड़क रेल पुल है हमारा बोगीबील पुल। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में सबसे पहले हम देखेंगे गंगा नदी के बारे में, उसके बाद उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में भी। तो जो गंगा नदी है, इसका उद्गम होता है उत्तरकाशी ज़िले के गंगोत्री से। गंगोत्री एक पर्यटन स्थल भी है दोस्तों, जहाँ पर लोग जाते भी हैं। और जब ये वहाँ से निकलती है गंगा नदी जिस समय उत्तरकाशी गंगोत्री से, तब इसका नाम होता है भागीरथी गंगा, इसका नाम नहीं होता है। फिर आगे बढ़ती हुई जब ये अलकनंदा से मिलती है तब इसका नाम हो जाता है गंगा। अभी हम आगे आपको बता रहे हैं जो। तो दोस्तों ये देखिएगा, ये एक फिगर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारे प्रयाग हैं, काफ़ी सारे प्रयाग हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है इनमें कि कौन प्रयाग किस नदी में जब मिलती है, कौन सी नदी मिलती है तब कौन सा प्रयाग बनता है। तो ये सभी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी अलकनंदा नदी, ये आप देख सकते हैं बद्रीनाथ के पास से निकलती है, और बद्रीनाथ में हमारे जो विष्णु भगवान हैं उनका मंदिर बना हुआ है। तो यहीं से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। अलकनंदा नदी निकलती हुई यहाँ पहुँचती है, फिर इधर से आती है हमारी धौली गंगा, और दोनों का जब मिलन होता है तो बनता है विष्णु प्रयाग। ये आप देख सकते हैं विष्णु प्रयाग बनता है जब अलकनंदा और धौली गंगा का आपस में मिलाप होता है, यानी जब ये मिलती हैं तभी बनता है विष्णु प्रयाग। आपको याद भी हो जाएगा अच्छी तरह कि विष्णु भगवान का मंदिर है बद्रीनाथ, वहाँ से निकली अलकनंदा, और जब धौली गंगा उसमें मिली तो बन गया हमारा विष्णु प्रयाग। फिर दोनों मिलकर आगे बढ़ती हुई आती हैं अलकनंदा, और फिर इधर से आती है नंदाकिनी नदी। दोस्तों याद रखना है, मंदाकिनी नदी अलग है, वो आप देख सकते हैं इधर है, और जो नंदाकिनी नदी है वो इधर से निकल के जब मिलती है अलकनंदा में तब बनता है नंद प्रयाग। तो नंदाकिनी से नंद, ये बात आपको याद रखनी है। 2 प्रयाग हमारे हो गए। फिर जब ये आगे बढ़ती है तब आकर इसमें पिंडार गंगा मिलती है। पिंडार गंगा इधर से आकर इसमें मिलती है, यानी अलकनंदा में मिलती है, तब ये बनता है कर्णप्रयाग।
दोस्तों याद रखना, जब पिंडार गंगा के अलकनंदा से मिलती है तब बनता है हमारा कर्णप्रयाग। फिर दोस्तों इधर केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकल कर आती है, और केदारनाथ पर भगवान शिव का मंदिर है। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु का मंदिर है और केदारनाथ पर भगवान शिव का मंदिर है, और यहीं पर केदारनाथ आपदा भी आई थी, आप लोगों को याद भी होगा। तो यहीं से निकली हुई है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी आके जब अलकनंदा से मिलती है तब यहाँ पर बनता है रुद्रप्रयाग, और रुद्र से रुद्राक्ष, और रुद्राक्ष किसका होता है? भगवान शिव का, यानी केदारनाथ। तो केदारनाथ के पास से निकली मंदाकिनी नदी। तो दोस्तों आपको याद रखना है, मंदाकिनी नदी जब मिलती है अलकनंदा से तब बनता है हमारा रुद्रप्रयाग। और फिर देखिए ये है हमारा गंगोत्री, और गंगोत्री से निकली भागीरथी। गंगा नहीं दोस्तों, भागीरथी, यानी गंगोत्री से भागीरथी नदी निकल कर आती है, और जब ये अलकनंदा से मिल जाती है कहाँ पर? देवप्रयाग। दोस्तों वैसे भी गंगा को काफ़ी पवित्र नदी माना जाता है, तो जब गंगा का मिलन होता है अलकनंदा से तो एक देव रूप तो हो ही गया। तो इसी से आपको याद रखना है कि देवप्रयाग, देवप्रयाग जब भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है तब बनता है हमारा देवप्रयाग। बस जब ये मिल जाती हैं आपस में तब इनका जो संयुक्त रूप होता है वो कहलाता है गंगा, वो कहलाता है गंगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी गंगा यहाँ से, यानी चल दी। फिर इसमें जो सहायक नदियाँ आके मिलती हैं उनके बारे में, तो यमुना इसकी सहायक नदी है, और फिर रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, ये सभी नदियाँ आकर इसमें मिलती रहती हैं। और फिर ये गंगा इधर से यानी उत्तराखंड हरिद्वार से होती हुई फिर ये उत्तर प्रदेश से बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आगे बांग्लादेश में इसका जो मिलन होता है वो ब्रह्मपुत्र नदी से भी होता है, अभी हम आगे आपको बताएंगे भी। तो चलिए देखते हैं। ये दोस्तों देखिए पूरा गंगा तंत्र है। तो ये जो गंगा यहाँ से निकली, ये अलकनंदा, ये भागीरथी जो हमने बताया अभी, देवप्रयाग, देवप्रयाग से आगे बढ़ती हुई गंगा पहुँचती है ऋषिकेश, फिर हरिद्वार, हरिद्वार के बाद ये इधर पहुँचती है। तो ये देखिए रामगंगा जिसकी सहायक नदी है वो आकर इससे मिल जाती है। फिर ये आगे बढ़ती है, गंगा आगे बढ़ती हुई फिर इलाहाबाद में यमुना नदी आकर इसमें मिलती है। उसके बाद जब ये और आगे पहुंचती है, इधर से भी बहुत सारी नदियां हैं जिसमें आके मिलती हैं, लेकिन हमको मुख्य मुख्य याद रखनी है जो कि मुख्य मुख्य हैं, तो वो वही हम आपको बता रहे हैं। इधर से जब ये इलाहाबाद से आगे वाराणसी जाते हुए, वाराणसी के पास यानी गोमती नदी गाजीपुर में, वाराणसी के पास गाजीपुर है, वहाँ गंगा नदी से मिल जाती है। और ये जो रामगंगा है, रामगंगा नदी कन्नौज में आके गंगा नदी से मिलती है। फिर गंगा नदी आगे बढ़ती हुई जब पहुंचती है बिहार में, तो बिहार में पहुंचती है तो घाघरा नदी यानी छपरा बिहार में घाघरा नदी आकर इसमें मिल जाती है। और फिर पटना में सोन नदी मिल जाती है। ये देखिए दोस्तों इधर से सोन नदी जा रही है और सोन नदी इसमें मिल गई। फिर आगे बढ़ते हुए जो हमारी गंडक नदी है, ये नेपाल से निकली हुई गंडक नदी आके गंगा में मिल जाती है। और गंडक नदी हाजीपुर में गंडक नदी पटना में मिलती है। और गंडक नदी का जो एक अन्य नाम है वो नारायणी भी, गंडक नदी को नारायणी भी कहते हैं। फिर ये आगे बढ़ती हुई पटना से आगे जाती है तो भागलपुर में इसमें कोसी, ये देखिए दोस्तों ये है कोसी, कोसी नदी आके मिलती है भागलपुर के पास, भागलपुर में कोसी नदी आके गंगा नदी मिल जाती है। फिर ये आगे बढ़ती हुई महानंदा नदी भी इसमें मिल रही। फिर ये जब फरक्का बैराज पहुँचती है दोस्तों, तो इसके जो आगे का फरक्का बैराज के बाद की जो गंगा की जो धाराएं हैं वो दो भागों में बढ़ जाती है। अभी आगे हम आपको विस्तार से समझाएंगे कैसे बढ़ जाती हैं। तो ये आप देखिए जब ये दो भागों में बढ़ गई तो एक बनी हुगली नदी और एक फिर भागीरथी हो गई, यानी ऊपर भागीरथी अलकनंदा से मिलकर गंगा बनी थी और गंगा फरक्का बैराज में फिर दो भागों में टूट जाती है पश्चिम बंगाल में, और एक बन जाती है हुगली नदी और एक बन जाती है भागीरथी, जो कि बांग्लादेश में जब पहुंचती है तो इसका नाम बदल कर हो जाता है पद्मा। और पद्मा जब वहाँ ब्रह्मपुत्र यानी जमुना से मिलती है तब मिल जाता है इनका संयुक्त रूप मेघना। अभी आगे हम आपको अच्छी तरह समझाएंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ये देखिए दोस्तों अब पहुँच गई गंगा फरक्का बैराज, फिर फरक्का बैराज में बट गई दो धाराओं में, एक बन गई हमारी हुगली नदी, हुगली नदी जो कि कोलकाता की एक मुख्य नदी है, इसी पर बना हुआ है कोलकाता पोर्ट, और काफ़ी इम्पोर्टेंट रिवर है कोलकाता की यानी पश्चिम बंगाल की। और जो दूसरी धारा हुई वो बनी भागीरथी नदी। भागीरथी नदी जब नीचे चली, जब पहुंचती है बांग्लादेश में, तब इसका नाम हो जाता है पद्मा। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है तो पद्मा से, और ब्रह्मपुत्र को जमुना से, ये बात आपको याद रखनी है। फिर ब्रह्मपुत्र यानी जमुना और गंगा यानी पद्मा जब दोनों मिल जाती हैं बांग्लादेश में तो इनका संयुक्त रूप बनता है मेघना। मेघना संयुक्त रूप ही जाके बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती हैं सुंदरवन का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हुए। तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
फिर आती है जो इसकी सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जो कुछ नदियाँ हैं उनके बारे में डिटेल से भी जानना ज़रूरी है। तो जो रामगंगा नदी है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि है उत्तराखंड में, जिसका पहले नाम हिमिस का नेशनल पार्क हुआ करता था। तो यही रामगंगा नदी है जो ये उसी से वहीं निकली है, यानी जिम कॉर्बेट से होते हुए निकली है। फिर आती है हमारी कोसी नदी। ये मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं, क्योंकि काफ़ी मात्रा में इसमें जो बाढ़ आ जाती है उससे काफ़ी जान माल की हानि भी होती है, इसलिए। उसके बाद आती है हमारी हुगली नदी। विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी है। जो फरक्का बैराज में गंगा दो भागों में बट के एक बन जाती है हुगली नदी और एक बन जाती है भागीरथी नदी। तो जो हुगली नदी है विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी है, यानी इसमें भी काफ़ी सारी बाढ़ आती है और काफ़ी सारी जान माल की हानि होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारा जो पार्ट 1 था भारत की प्रमुख नदियों का, तो वो अब यहीं पर कंप्लीट होता है। और जो हमारा पार्ट 2 आएगा तो उसमें हम पढ़ेंगे जो बची हुई बाकी जो हमारी रिवर्स हैं, यानी जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं और जो यमुना नदी है, तो उन सब के बारे में हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि आपको इसी के जस्ट बाद मिल जाएगा, यानी कि इसी के अगले दिन आपको इसका पार्ट 2 भी मिल जाएगा। तो आप इसी तरह हमारी सीरीज़ से जुड़े रहिए, और अगर आपको पसंद आया हो तो लेक्चर को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और हमारा फेसबुक पेज भी बन चुका है जहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डेली पोस्ट किए जाते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन करिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।